तो ऑन एन एवरेज 19.49 लाख केसेस दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। हमें यह लगता है कि जो 25 लाख का जो सर्च दिखा रहा है वह बहुशः बहुत चांसेस हैं कि जो कुछ देशों में डेटा थोड़ा लेट रिपोर्ट हुआ है न्यू ईयर और फेस्टिविटीज की वजह से, शायद उसकी वजह से यह एक ग्रोथ नोट की गई है। लेकिन अगर हम 30 दिसंबर का डेटा देखें तो लगता है कि पूरी दुनिया में ओवरऑल एक हाई सर्ज नोट किया जा रहा है। और 4 जनवरी के डेटा को फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि 65% के करीब केसेस 5 देशों में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और स्पेन है। ना कि कुछ ही देशों में एक सर्ज नोट किया जा रहा है। हमने देखा है कि पूरी दुनिया में अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स एक वाइड स्प्रेड सर्ज नोट किया जा रहा है। जैसे कि यूरोप के करीब 12 देश अगर आप देखें तो देखते हैं कि जहां 28 दिसंबर में जितने वीक में केसेस आए और 4 जनवरी में जितने केसेस आए उसमें दुगुना एक हफ्ते में वहां पर केसेस हुए हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में केसेस की संख्या में वीक ऑन वीक बेसिस पर 3.57 टाइम्स वृद्धि हुई है। साउथ अमेरिका में 6 ऐसे देश हैं जहां पर कि दुगना से अधिक केसेस आए हैं। इसी तरह से एशिया में अगर देखें तो फिलीपींस में तो अगर जो 28 दिसंबर वाला सप्ताह था वहां पर करीब 1392 केसेस आए थे, वह अगले हफ्ते बढ़कर 22,008 केसेस यानी कि 15.8 टाइम्स केसेस में वृद्धि नोट की गई है। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका में भी देखें तो हम पाते हैं कि ओवरऑल दुगुना से अधिक केसेस वीक ऑन वीक बेसिस पर वहां पर नोट किए गए हैं। अफ्रीका में भी केसेस में कुछ देशों में वृद्धि नोट की जा रही है। यह विषय हम आप सब लोगों के सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि लगता है कि ओमिक्रॉन के जो एक्सपेंशन है वर्ल्ड वाइड उसकी वजह से केसेस में, बिकॉज ये हाईली ट्रांसमिसिबल है, एक केसेस में काफी अधिक संख्या में वृद्धि नोट की जा रही है। इसी के साथ ही अगर हम फर्दर एनालाइज करें कि देश में हमारी आज क्या परिस्थिति है, तो आज देश में 2,14,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं और एवरेज डेली केसेस पिछले एक हफ्ते में देखें तो करीब 29,925 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और केस पॉजिटिविटी करीब 2.6% पिछले एक हफ्ते में नोट की गई है। यहां कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि जहां एक स्थाई पर 2,14,000 एक्टिव केसेस देश में आज हैं, एक हफ्ते पहले यानी कि 29 दिसंबर के समय यह संख्या मात्र 77,000 थी। यानी कि हमने एक्टिव केसेस की संख्या में एक काफी वृद्धि नोट की है। इसी तरीके से जहां एवरेज डेली केसेस की बजाय अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो देश में 58,097 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में अगर आप देखें तो पाते हैं कि जहां केस पॉजिटिविटी 0.79% हमारे देश में 29 दिसंबर के समय पर थी, वह बढ़कर अब 5.03% हो गई है। और केसेस में भी इसी तरीके से 9,195 केसेस जो कि 29 दिसंबर में आए थे, उसकी संख्या बढ़कर 58,097 यानी कि एक स्थाई पर केसेस में 6 गुना वृद्धि। उसी स्थाई से इन्फेक्शन के स्प्रेड में यानी कि इन्फेक्शन केस पॉजिटिविटी में भी करीब 6 गुना वृद्धि नोट की गई है। यह एक डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है जो हम आपके सबके सामने रखना चाहेंगे। इसी के साथ ही अगर आप देखें कि एक्टिव केसेस की क्या परिस्थिति देश में, तो हम पाते हैं कि जहां पिछले हफ्ते केवल 2 स्टेट ऐसी थी जहां पर कि एक्टिव केसेस 10,000 से अधिक थे, अब वह संख्या बढ़कर 6 स्टेट्स हो गई है। और 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से 10,000 एक्टिव केसेस हैं और अभी भी 28 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। यहां पर कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे। जैसे मुख्यतः अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में वीक ऑन वीक बेसिस में जो केसेस एक्टिव केसेस थे उसमें 4 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी इन्फेक्शन का स्प्रेड और उससे लिंक्ड एक्टिव केसेस में वृद्धि नोट की गई है और वीक ऑन वीक बेसिस पर 3.4 टाइम हमने देखा है कि एक्टिव केसेस में वृद्धि आई है। इसी तरह से दिल्ली में अगर देखें तो इसी तरह से वहां पर 9 गुना के करीब केसेस में वृद्धि नोट की गई है एक्टिव केसेस में। और साथ ही महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु ओवरऑल वहां पर एक्टिव केसेस में काफी अधिक संख्या में हम नोट कर रहे हैं। ना केवल यह स्टेट्स, हमने देखा है कि एक अर्ली इंडिकेशन है देश में केसेस के सर्ज का, इन्फेक्शन के स्प्रेड का, जिसमें आपके सामने कुछ स्टेट्स का डेटा हमने प्रस्तुत किया है और इसी तरह के ट्रेंड बाकी और स्टेट्स में भी नोट किए जा रहे हैं। जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में केस पॉजिटिविटी जहां एक महीने पहले 0.78% थी, वह बढ़कर 11% हो गई है।
यानी कि हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन नोट किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में जहां वह 1.62% थी, वह बढ़कर 16.5% हो गई है। इसी तरह दिल्ली में 0.11% से बढ़कर अब 6.18%, केरला में भी 5.32% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी वीकली बेसिस पर नोट की जा रही है। एक स्थाई पर हम देख रहे हैं कि केस इन्फेक्शन स्प्रेड बढ़ रहा है, केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है। दूसरे स्थाई पर एक शार्प जंप इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में 10,521 केसेस जो 29 दिसंबर वाले हफ्ते में आए थे, वह बढ़कर अब 69,008 केसेस पिछले हफ्ते में नोट किया गया है। इसी तरह वेस्ट बंगाल, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात, इन स्टेट्स में केसेस को नोट किया जा रहा है और यही ट्रेंड काफी हद तक कुछ और स्टेट्स में भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर हम देखें कि वह कितने जिले ऐसे हैं जहां पर कि 2.5% से अधिक केस पॉजिटिविटी थी, यह डेटा हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि अगर देश में ओवरऑल पिछले हफ्ते में 2.67% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी नोट की गई है, तो उसके अनुपात में देश के जिलों में इंफेक्शन का स्प्रेड कैसा दिखता है। तो जहां 22 दिसंबर वाले हफ्ते में केवल ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 2.5% पॉजिटिविटी थी, उसमें केवल 5 जिलों में बढ़ोतरी 29 दिसंबर वाले हफ्ते में नोट की गई और अब पिछले एक हफ्ते में ऐसे 112 जिले बढ़कर अब वह 156 जिले हो गए हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 2.5% से अधिक है। इसी तरीके से अगर और फर्दर एनालाइज करें तो जहां एक हफ्ते पहले देश में 5 जिले ऐसे थे जहां पर की केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक थी, अब वह संख्या बढ़कर 28 जिले हो गई है। और ऐसे जिले जहां पर की 5 to 10% केस पॉजिटिविटी थी, वह संख्या जो पिछले हफ्ते 14 जिले थे, अब वह बढ़कर 43 जिलों में कन्वर्ट हो गई है। और साथ ही अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट स्टेट्स हम देख रहे हैं कि कुछ जिलों में यह ओवरऑल केस पॉजिटिविटी का इंक्रीज दिखाई देता है। इसी के अनुपात में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में मुंबई जैसे कुछ जिले हैं, जो हमने कुछ जिले आपके सामने एक सैंपल के रूप में दर्शाए हैं कि मुंबई में जहां पर केस पॉजिटिविटी 17.2% बढ़ी है, केसेस में एक अत्यधिक इंक्रीज नोट किया जा रहा है। कलकत्ता में जो भी पिछले हफ्ते में टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से ओवरऑल 44.5% वहां पर केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, केसेस में इंक्रीज नोट किया जा रहा है। इसी तरह थाने हो, मुंबई सबर्बन हो, कर्नाटका हो, पुणे हो, चेन्नई में और वेस्ट बंगाल में 24 परगना नॉर्थ, ऐसे कुछ जिले हमने सैंपल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिससे लगता है कि एक इन्फेक्शन में अधिक स्प्रेड ओवरऑल हम नोट कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है, यह डेटा इसलिए जरूरी है कि इसी डेटा को एनालाइज करते हुए हम स्टेट से संपर्क बनाए हुए हैं, उन सबको एडवाइस देते हैं, उन सबसे विस्तृत में विस्तृत चर्चा करते हैं कि कैसे हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं। एक स्थाई पर जहां इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करने पर कार्य चल रहा है, दूसरा उसी स्थाई पर हमारा एफर्ट्स हैं कि हम अपने वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाएं। अब तक देश में टोटल 148.18 करोड़ टोटल डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट डोज के द्वारा 90.8% हम लोग 18 प्लस पॉपुलेशन को कवर कर चुके हैं और सेकेंड डोज के द्वारा 65.9% हम लोगों को कवर कर चुके हैं। आप सबको अवगत है कि 3 जनवरी से ही हमने प्रिकॉशन डोज के रूप में जो चिल्ड्रन के रूप में चिल्ड्रन के लिए एडोलसेंट एज के लिए 15 से 18 के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू की थी, उसमें वह संख्या 2 दिनों के अंदर ही बढ़कर अब 1.06 करोड़ हो गई है और जिसमें 14.3% लोगों को अब तक हम कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि करीब देश में 22 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने 90% से अधिक फर्स्ट डोज कवरेज कर ली है और इसी तरह से 19 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर कि सेकेंड डोज कवरेज भी 70% से अधिक हो चुका है। साथ ही वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन जो कि 15 से 18 साल का है, जिसको 3 जनवरी से शुरू किया गया है, उसमें आप सबको अवगत है कि हम लोगों ने अब तक 1 करोड़ को क्रॉस किया है। हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के एस्टिमेट से है, करीब 7.4 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि 15 से 18 की एज ग्रुप में हैं, उनको कवर किए जाने का कार्य विस्तृत रूप से चल रहा है। इसमें एक मुख्य विषय हम आपके द्वारा सबकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि चिल्ड्रन के लिए वैक्सीनेशन जो अप्रूव्ड हुई है वह कोवैक्सीन ही है और उसी को लगाया जाए, उस पर कोई डाउट ना रहे। साथ ही हमने इसको प्रोसेस को स्मूदन करने के लिए चाहे सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो, वॉक इन रजिस्ट्रेशन हो या स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड है, उसको अलाउ किया है।
इसी के साथ ही प्रिकॉशन डोज के रूप में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस जो पॉपुलेशन है विद कोमॉर्बिडिटी, उसको 10 जनवरी से शुरू किया जाएगा। और इसके द्वारा इसको रजिस्टर करने के लिए भी ऑनलाइन एंड ऑन साइट मोड में हम कोविन अकाउंट बनाकर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इन लोगों को गाइडेंस के रूप में जो लोग हैं जिनको कि प्रिकॉशन डोज दी है उनको कोविन सिस्टम के द्वारा एसएमएस भी दिया जाएगा, और सब्सिक्वेंट टू दैट उन लोगों को एक सर्टिफिकेट भी कोविन सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जाएगा। ग्लोबल अगर हम मैपिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट की आप सबके सामने सबमिट करें तो हम देखते हैं कि अब 139 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा रहे हैं। करीब 4,70,462 ऐसे ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। 108 कंफर्म डेथ हुई हैं, जिसमें मुख्यतः केसेस देखें तो यूके, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, कनाडा, इन देशों में अधिक संख्या में ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। इसी के साथ ही जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है उसको अगर हमने एनालाइज किया तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन को जो सर्ज नोट किया जा रहा है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटिवली लेसर है जो कि पिछले सर्ज में अक्रॉस दोज कंट्रीज नोट किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जहां एक स्थाई पर यूनाइटेड स्टेट्स में इन अर्लियर सर्ज 2,50,000 के करीब केसेस आते थे और उस समय पर जो अवेलेबल डेटा पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से 1,33,000 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, तो अब जहां दूसरे स्थाई पर वहां पर पीक के रूप में 3,94,000 केसेस आ रहे हैं तो मात्र 90,000 केसेस को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई। इसी तरह यूके में भी आप देखें तो जहां पुराने सर्ज में 39,000 पीपल वर हॉस्पिटलाइज विज़ावी 59,000 केसेस पीक जो नोट किया गया था, अब वहां पर जब 1,73,000 केसेस आए हैं तो मात्र 11,918 लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई। फ्रांस में भी इसी तरह से और डेनमार्क में भी यह एक डेटा हमारे सामने आता है, लेकिन हमारे देश में क्या परिस्थिति होगी उसको विद डेटा फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है। जिस तरह से ओमिक्रॉन देश में फैल रहा है और प्रोग्रेसिवली हम देख रहे हैं तो उसके बेसिस पर क्या ट्रेंड हमारी जीनोटाइप में इसका क्या बिहेवियर होगा उसको फर्दर एनालाइज करके उसके हिसाब से कार्य करने की अभी भी आवश्यकता है। देश में ओवरऑल 2,135 केस 24 स्टेट्स में नोट किए गए हैं, जिसमें 828 केसेस रिकवर हो चुके हैं और 1,306 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। हम स्टेट से रेगुलर संपर्क बनाए हुए हैं। इस समय जो ये सर्ज नोट किया जा रहा है इसमें हमारी ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी ऑफ टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी प्रभावी है। मुख्यतः इस ओवरऑल स्ट्रैटेजी पर कार्य करते हुए हमने स्टेट से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की है कि सर्वेलेंस पर फोकस बढ़ाया जाए, कंटेनमेंट पर फोकस बढ़ाया जाए। यह इसलिए जरूरी है कि जिसके द्वारा हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कार्य यह करना है कि अगर अधिक संख्या में होम केसेस माइल्ड और एसिम्टोमेटिक होते हैं तो उनको होम आइसोलेशन की जो हमारी एक प्रोसेस थी फर्दर स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और साथ ही वह केसेस जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हुए, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हुए जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, हम उस पर भी कार्य करें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करते रहें। मुख्यतः स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है कि आइसोलेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, जरूरत हो सके तो हॉस्पिटल से लिंक करते हुए हॉस्टल्स या होटल्स को लिंक किया जाए, ताकि अधिक संख्या में अगर लोगों को एडमिशन की आवश्यकता हो तो जिला लेवल पर उसको मॉनिटर किया जा सके। हमने उनसे कहा है कि कोविड डेडिकेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, जरूरत पड़े तो प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें सहयोग लें। साथ ही आवश्यकता अनुसार मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी बनाए जाएं ताकि बेड अवेलेबिलिटी बढ़ सके। इसके साथ ही जैसे आप सबको अवगत है, इससे पहले भी इस मंच पर हमने बात की है कि रूरल और पीडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फील्ड स्थाई पर बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय में हमने कोविड इमरजेंसी पैकेज के द्वारा 23,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करते हुए स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का सपोर्ट दिया है। उसके तहत चाहे पीएसए प्लांट्स बने हों, वेंटिलेटर बने हों और आईसीयू बेड्स बने हैं, उनका ऑपरेशनल स्टेटस चेक किया जाए। यह भी हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। बफर स्टॉक ऑफ ड्रग्स को मेंटेन किया जाए। साथ ही हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो हमारी एक बहुत ही क्रूशियल रिसोर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उसके बारे में हमने उनको बताया है। यह हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिस तरह से पिछली बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्स दिल्ली के द्वारा हमने देश के हॉस्पिटल्स की ट्रेनिंग की थी ऑन कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आज वह कार्य शुरू हुआ है और उसकी एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स, सीरीज ऑफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स देश में फिर से शुरू कर दी गई हैं। इसी के साथ ही कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर कार्य करने की आवश्यकता है।
जहां इन्फेक्शन का स्प्रेड ज्यादा दिखाई दे वहां रेस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। सर्विलेंस टीम्स के द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट पर कार्य हो। मुख्यतः क्योंकि काफी केसेस अगर माइल्ड हैं तो कैसे पब्लिक में अवेयरनेस लाई जाए कि अगर वह केसेस पॉजिटिव होते हैं तो उनको होम आइसोलेशन में किस तरीके से रहना है, और साथ ही उनके सपोर्ट के लिए टेली कंसल्टेशन द्वारा हम उनको टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। और इसके साथ ही चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो और बड़े जिले हों या अर्बन एरियाज हो तो वहां पर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल या वार्ड लेवल पर कंट्रोल रूम बनाएं, जिसकी एक पब्लिसिटी फील्ड पे की जाए, जिसके द्वारा पब्लिक जो कि होम आइसोलेशन में हो उनको रिक्वायर्ड टेक्निकल गाइडेंस दी जा चुके। इसके साथ ही इसी के संदर्भ में ध्यान रखते हुए जो हमारी पुरानी होम आइसोलेशन गाइडलाइंस हैं उनको आज रिवाइज किया गया है और उनको हमने अपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पोर्टल पर भी डाल दिया गया है, जिसको स्टेट से भी साझा किया गया है। इसमें हमने मुख्यतः बताया है कि माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस मेडिकल ऑफिसर जो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर है उसकी सलाह के अनुसार अगर उनके घर में रिक्वायर्ड फैसिलिटी हो कि जिसमें वो खुद सेल्फ आइसोलेट हो सके और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट से उनको क्वारंटाइन किया जा सके, तब उन केसेस में होम आइसोलेशन अलाउ किया जा सकता है। साथ ही हमने कहा है कि उन केसेस में जहां होम आइसोलेशन अलाउ किया जाए वहां पर एक केयर गिवर उस पेशेंट के सपोर्ट के लिए हो और मुख्यतः वह केयर गिवर वह हो जिसने कि अपना कोविड का वैक्सीनेशन करा चुका हो। इसके साथ ही हमने यह भी उस गाइडलाइन में अवगत किया है कि कम्युनिकेशन बना रहे केयर गिवर और मेडिकल ऑफिसर के रूप में, ताकि जस्ट इन केस कि अगर पेशेंट को कोई भी टेक्निकल गाइडेंस की जरूरत हो तो वह गाइडेंस उसको मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या टेलीमेडिसिन के द्वारा मिल सके। हमारी यह गाइडलाइन जो हमने आप सबको दिखाया है इस पर्टिकुलर लिंक पर अवेलेबल है। हम चाहेंगे आपके द्वारा इसका वाइडर डिसेमिनेशन हो और पब्लिक के लेवल पर, सिटीजन के लेवल पर इसके बारे में रिक्वायर्ड अवेयरनेस हो। इसके साथ ही इन्हीं गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि वह लोग जो या तो 60 वर्ष से अधिक हो या जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो जैसे कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज एटसेट्रा, उनको होम आइसोलेशन केवल जो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर है उसके इवैल्यूएशन के बाद ही अलाउ किया जाए। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग जिनका कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है जैसे कि HIV पेशेंट, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, कैंसर थेरेपी यानी कि क्रिटिकल इलनेस जिनको हो, उनको हमने कहा है कि मुख्यतः वह लोग रिकमेंडेड नहीं है होम आइसोलेशन के लिए और उनको तभी अलाउ किया जाए जबकि ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर ने उसको एनालाइज करके एग्री किया हो। पेशेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। हम आपके द्वारा सबको यह बताना चाहेंगे कि पेशेंट मुख्यतः वेल वेंटिलेटेड रूम में रहे, ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करे, 8 घंटे के यूज के बाद मास्क को डिस्कार्ड करके नए मास्क का इस्तेमाल हो और जब मास्क डिस्कार्ड किया जाए तो उसको पीसेज में कट किया जाए, एक पेपर बैग में रखा जाए 72 घंटे तक, उसके बाद ही उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। इसके साथ ही हमने कहा है कि केयर गिवर और पेशेंट जब भी आपस में इंटरेक्शन हो तो प्रिफरेबली बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी N95 मास्क का इस्तेमाल किया जाए। पेशेंट रिक्वायर्ड रेस्ट ले, हाइड्रेशन मेंटेन करे, रेस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलोअप करे, हैंड हाइजीन को फॉलो करे और पेशेंट से संबंधित जो पर्सनल आइटम्स हों इंक्लूडिंग यूटेंसिल जिसमें कि उनको खाना दिया जाए वह फैमिली के दूसरे मेंबर से शेयर ना की जाए। साथ ही जो डोर नोब्स या ऐसी चीजें हैं जो कि फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेज हैं उनको सोप, डिटर्जेंट और पानी से समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। हमने पेशेंट से मुख्यतः एडवाइस की है कि वो अपना टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मॉनिटर करेंगे और कोई भी डिटीरियोरेशन दिखाई देता है तो कंट्रोल रूम के द्वारा या सर्विलेंस रूम के द्वारा या अपने ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर के द्वारा रिक्वायर्ड गाइडेंस लेंगे। इसके साथ ही ट्रीटमेंट से संबंधित यह विषय बहुत मुख्य है और हम आपके द्वारा चाहेंगे कि कम्युनिटी लेवल पर इसका एक जरूरी रूप से प्रचार किया जाए, जिसमें मुख्यतः अगर उनको पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी या कोई और कंटिन्यूड इलनेस हो तो वह उसकी दवाई कंटिन्यू रखें, अपने मेडिकल ऑफिसर से सलाह लें। हमने उनको बताया कि टेली कंसल्टेशन के द्वारा जो कि चाहे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिपेंडेंट पोर्टल हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ई-संजीवनी पोर्टल हो, उसके द्वारा डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। कोई भी सिम्टम्स हो जैसे कि फीवर, रनिंग नोज या कफ, तो उसके लिए सिम्टम्स के बेसिस पर जो ट्रीटमेंट लेना हो वह लिया जाए। वार्म वाटर गार्गल्स, स्टीम इनहेलेशन का प्रयोग किया जाए और अगर पैरासीटामोल 4 बार दिन में लेने के बावजूद भी फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वह ट्रीटिंग मेडिकल डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ ये 4 पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और 9 हम मुख्यतः आप लोगों के सामने सबमिट करना चाहेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी नॉन ऑथेंटिक, कोई भी एविडेंस के बिना ऐसी कोई प्रोटोकॉल जो कि
कई बार हमने पिछले समय में भी देखा है कि सोशल मीडिया पर फ्लोट करते रहते हैं, उनको लेकर हम पैनिक क्रिएट ना करें। उनको हमें ध्यान रखना है कि जो भी नॉन ऑथेंटिक और नॉन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वह पेशेंट्स को हार्म कर सकता है। हमें यह ध्यान रखना है कि हम टेस्ट और ट्रीटमेंट वही लें जो कि हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर द्वारा एडवाइस किए जाएं। हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। कोई भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो या रेडियोलॉजिकल इमेजिंग हो, जैसे कि चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन, इसको मेडिकल ऑफिसर के कहने के बाद ही किया जाए, अन्यथा ना किया जाए। इसी तरीके से जो पिछले समय पर भी काफी टाइम पर नोट किया गया कि स्टीरॉइड्स जो हैं उनको सेल्फ एडमिनिस्टर करने का कोई भी प्रयत्न ना हो। स्टीरॉइड्स जो हैं माइल्ड डिजीज के लिए इंडिकेटेड ही नहीं है हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल में। इनका ओवर यूज हो या इनका अप्रोप्रिएट यूज हो, तो जैसे आप सबको अवगत है कि पिछले कुछ समय भी ऐसे केसेस आए थे कि जिनसे एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो चाहे और सेकंड इन्फेक्शन हो, इस टाइप का खतरा भी बना रहता है, तो ऐसा कोई कार्य ना किया जाए। इसी तरीके से हर पेशेंट काफी हद तक अलग भी होते हैं, तो जरूरी है कि बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ पेशेंट उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो। जेनरिक शेयरिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि मेरी प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से आप भी बीमार हुए आप भी ले लीजिए, ऐसा एक कार्य ना किया जाए जिससे हो सकता है उस पर्टिकुलर पेशेंट को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और सपोर्ट की जरूरत हो, वह उसको समय पे ना मिल पाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन गाइडलाइंस को डेफिनेटली फॉलो किया जाए। साथ ही केयर गिवर से संबंधित भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें मुख्यतः हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि वह प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें। साथ ही डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट फ्लूइड से ना हो, चाहे वो ओरल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन हो, उनसे वे बच कर रहें। मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और पोटेंशियली कंटैमिनेटेड आइटम जैसे कि ईटिंग यूटेंसिल्स, ड्रिंक्स और टॉवल्स, इनको ढंग से इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही पेशेंट को रूम में ही उसके भोजन दिया जाए, उसके यूटेंसिल्स को प्रॉपर्ली क्लीन किया जाए। इक्वली इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल पर भी कार्य हो। जरूरी है कि कब हम अपने सिचुएशन को समझते हुए हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाने का सोचें। उसमें या तो हमारे को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो, या कोई हाई टेम्परेचर आ रहा हो, यानी कि 100 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर अगर 3 दिन से अधिक रहे, ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 93 या उससे कम हो जाए, या हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए, और या कोई पेन इन चेस्ट हो, मेंटल कंफ्यूजन हो, फटीग हो या बॉडी एक हो, उस केस में मेडिकल गाइडेंस लेते हुए हम हॉस्पिटलाइजेशन का प्लान करें। यहाँ यह भी बताना इसलिए जरूरी है कि कई बार हम लोग पैनिक में आकर हॉस्पिटलाइजेशन में जाते हैं, लेकिन उससे एक नुकसान यह भी हो सकता है, अगर आपके माइल्ड सिम्टम है तो आप हॉस्पिटल जैसे एरिया में जाते हैं तो आप यू आर मोर एक्सपोज टू अदर सेट्स ऑफ इन्फेक्शन। तो बेस्ड ऑन नीड ही हम हॉस्पिटलाइजेशन जो हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर के एडवाइस पर ही हम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्लान करें। इसी के साथ जरूरी है कि हम होम आइसोलेशन को कब डिसकंटिन्यू करें, यानी कि अगर हम 7 दिन तक हो चुके हो हमारे पॉजिटिव होने के बाद और हमें उसमें 3 दिन कंटिन्यूस कोई फीवर ना आए, तब हम ये मान सकते हैं कि हमारा कोविड रिजॉल्व हो गया है और हम अपने आइसोलेशन को खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही जरूरी है कि 7वें दिन बाद अगर इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी अगर हम जब बाहर निकलें तो हम कंटिन्यूड बेसिस पर मास्क पहन के रखें। यह भी जरूरी है कि हम याद रखें कि 7वें दिन तक इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर हमें कोई रीटेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है और हम अपने आप को रिजॉल्व मान सकते हैं अगर हमने गाइडलाइन 1 को फॉलो किया है। इसी के साथ ही हम यह भी आप सबसे सबमिट करना चाहेंगे कि एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के, उनको टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरी है कि वे अपनी हेल्थ को मॉनिटर करें और होम क्वारंटाइन में रहें। हम आप सबके द्वारा यह गाइडलाइन इसलिए सबमिट करना चाहते हैं कि यह गाइडलाइन आज के समय में बहुत आवश्यक है कि हर पेशेंट को जो कि आइसोलेशन में, उसको पता हो कि उसको किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और किस तरह से उसको कंट्रोल रूम से या टेलीमेडिसिन के संपर्क में रहते हुए गाइडेंस लेनी है। आज हम आपसे फिर यही सबमिट करना चाहेंगे, जिस तरह से केसेस में सर्ज दुनिया में और जिस तरह से केसेस में सर्ज देश में नोट किया जा रहा है, उसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हर नागरिक का सहयोग बहुत आवश्यक है। आज जरूरी है कि हमारे सारे एफर्ट्स ऐसे हो कि हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकें। कोविड अनुरूप व्यवहार के बारे में कंटिन्यूस बेसिस पर इस मंच पर बात हुई है। यूज ऑफ मास्क, साबुन से हाथ धोना, दूसरों से उचित दूरी बनाए रखना और भीड़-भाड़ और पार्टी जैसे आवश्यकताओं से हम अपने आप को कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके कार्य करें, यह बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा ही हम जो ये सर्ज नोट किया जा रहा है उसको कुछ हद तक कंटेन करने में सफल हो सकता है। हम यही रिक्वेस्ट करके आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन गाइडलाइंस को वाइडर डिसेमिनेट किया जाए। धन्यवाद।
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.